दोस्तों, इमेजिन करो एक ऐसा देश जहां भारी पॉवर्टी और बेरोजगारी हो, क्राइम बहुत ज्यादा हो, ड्रग्स की प्रॉब्लम हो, ओवर पॉपुलेशन और इलिटरेसी भी हो। सोच सकते हो दोस्तों कैसे इतनी बुरी हालत होगी एक ऐसे देश की। लेकिन ज्यादा इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही असल कहानी थी सिंगापुर देश की साल 1965 में। लेकिन अगले 25 सालों में ऐसा भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है कि दुनिया देखती रह जाती है। आज के दिन दुनिया की टॉप 5 रिचेस्ट कंट्रीज में इसे माना जाता है वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सही मानों में एशिया का नंबर 1 देश। लेकिन आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाया? कौन है हमारी कहानी का असल हीरो? आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं दोस्तों अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर एक छोटा सा देश है दोस्तों। एरिया वाइज देखा जाए तो सिंगापुर का साइज दिल्ली का भी आधा है। लेकिन इस छोटी सी जगह पर अप्रोक्सीमेटली 57 लाख लोग रहते हैं। टोटल एरिया 710 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसका मतलब सिंगापुर की पॉपुलेशन डेंसिटी हुई 8028 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर्स। और ओवरऑल ये दुनिया की 3rd मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। सिंगापुर देश के नाम का ओरिजिन दोस्तों संस्कृत से आता है। सिंगापुरा मतलब लाइन सिटी। 18th और 19th सेंचुरी के दौरान एक बहुत ही ताकतवर कंपनी थी जिसकी अपनी फौज थी, और इस कंपनी ने लगभग दुनिया के सारे देशों पर अपना कब्जा जमाया था। इस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी समंदर से ट्रेड करती थी और इनका सारा प्रॉफिट यही से आता था। दोस्तों साल 1819 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थॉमस रैफल्स ने सिंगापुर को खरीद लिया जौहर के सुल्तान से। थॉमस ने सिंगापुर को एक फ्री ट्रेड बना दिया। जो भी जहाज यहाँ से गुजरेंगे उन्हें कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। साल 1869 में सुएज कनाल भी खुलता है, मतलब जहाज को अब यहाँ अफ्रीका से जाने की जरूरत नहीं थी। इसकी वजह से और भी जहाज यहाँ पर रुकने लगे। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इससे सिंगापुर में काफी डेवलपमेंट हो रही होगी, लेकिन इसका एक डार्क साइड था। असल में ये ब्रिटिश लोग बंगाल में जाके ओपीएम उगाया करते थे और उस ओपीएम की प्रोसेसिंग सिंगापुर में करते थे, जिसकी वजह से हजारों में यहाँ ओपीएम एडिटर्स बन गए। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान सिंगापुर पर हमला करता है और जापानी सिंगापुर में पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन लाते हैं। खूंखार मर्डर्स देखने को मिलते हैं, सिर्फ फील्ड पर ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स के अंदर तक। जब जापानीज 1945 में सिंगापुर छोड़कर जाते हैं तब तक सिंगापुर में ऑलरेडी 30,000 ओपीएम एडिटर्स बनते हैं। बिल्डिंगें पूरी तरह से तबाह की जाती हैं। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी। दोस्तों अब वार खत्म होने के बाद ब्रिटिश फिर से कंट्रोल लेता है और बेसिक फैसिलिटीज सिंगापुर में प्रोवाइड की जाती है ब्रिटिश के द्वारा। लोगों के लिए कैंटीन्स खोले जाते हैं ताकि भुखमरी प्रॉब्लम से थोड़ा डील किया जा सके। दोस्तों अब साल 1959 में इलेक्शंस होते हैं और इन इलेक्शंस को जीतते हैं एक बड़े यंग लीडर ली कुआन यू। ये बनते हैं सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर। अब कुछ साल बाद 1967 में जाकर ब्रिटिश अनाउंस करते हैं कि वो सारे ट्रूप्स को सिंगापुर से विड्रॉ कर लेंगे। ये सिंगापुर के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ना सिंगापुर के पास कोई आर्मी ना कोई डिफेंस था। और इसी रीज़न से ली कुआन जाके ब्रिटिश से कहते हैं कि कुछ देर के लिए रुक जाओ, हमें यहाँ पर कुछ समय चाहिए अपने देश को सुधारने के लिए। और ब्रिटिश मान जाता है और ब्रिटिश इनको डेडलाइन देता है साल 1971, मतलब 4 सालों का वक्त दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा ली को अपने देश को डूबने से बचाने के लिए। और दोस्तों यहाँ से देखते हैं हम एक अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन जिसके हीरो है ली कुआन यू। ये तुरंत काम पर लगते हैं। 1967 में ये एशियन ग्रुप की शुरुआत करते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड साथ में आकर बैठते हैं, जिसका पर्पस होता है ये सारे देश एक साथ कोलैबोरेट करें ताकि इस पूरे रीजन में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। दूसरा, ली कुआन अपने देश की डिफेंस के लिए नेशनल सर्विसेज इंट्रोड्यूस करते हैं। सेम ईयर में देश का हर लड़का जब 16 साल का होगा उसे नेशनल सर्विस के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। तीसरा, सिंगापुर देश में एजुकेशन कंपलसरी की जाती है। सरकार बहुत ही अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस बनाती है। दोस्तों अब इसके बाद साल 1919 में हार्मोनी एक्ट ऑफ 1990 पास किया जाता है, जिसके तहत सिंगापुर में एक प्रेसिडेंशियल काउंसिल फॉर रिलीजियस हार्मनी बनाया गया, जिसके 2/3 मेंबर्स मेजर रिलीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव थे। दोस्तों इसके अलावा 1 अक्टूबर 1968 में इन्होंने स्वच्छ सिंगापुर अभियान लॉन्च किया। इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों, साल 1992 में च्युइंगम को बैन किया जाता है। सफाई के नाम पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। इनफैक्ट थूकने पे 1000 सिंगापुर डॉलर्स के फाइन, दूसरे पे 2000 का और स्मोकिंग पर 5000 सिंगापुर डॉलर्स का फाइन। दोस्तों अगली बड़ी प्रॉब्लम थी स्लम्स की। 26,000 से भी ज़्यादा परिवारों को रिलोकेट किया गया। इसकी वजह से होमलेसनेस सिंगापुर देश में ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। पिछले साल सिर्फ 600 लोग सड़कों पे सो रहे थे।
आज के दिन जो पीएम है सिंगापुर के, ली हिसेन लूंग, वो ली कुन यून के बेटे हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, ये दुनिया के हाईएस्ट पेड पीएम है। इन्हें सैलरी मिलती है 1.6 मिलियन यूएस डॉलर्स की। ये यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से भी काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों ली कुन यू, उनका फोकस काम पर था, देश को डेवलप करने पर था, ना कि अपनी इमेज को बनाने पर था। दोस्तों ऐसे ही इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।